नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसको एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था आपका डिफ्यूजन क्या था। इट इज़ अ रैंडम मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी अक्रॉस इट्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस जबकि क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे बॉडी में हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का केवल आपका मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें हमने बताया था डिफ्यूजन में बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस, जबकि आपके ऑस्मोसिस में आपका केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इसमें हमने बताया था जो है डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं तीनों में होती हैं, जबकि ऑस्मोसिस आपका केवल आपके लिक्विड्स में होता है। ठीक है, हमने इसमें बताया था डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट होता है। फिर मैंने बताया था आपको कि डिफ्यूजन में आपका टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अफेक्ट नहीं करता है डिफ्यूजन को। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर होता है कोई भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन का, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इट अपोजेस द ऑस्मोसिस। दोनों हमने बताया था बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द पैसिव प्रोसेस। और ये भी हमने बताया था कि जो हमारा ऑस्मोसिस होता है इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन में जिसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है और उसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब पढ़ा दिया पिछले क्लास में। आपको अगर उसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था। उसमें हमने बताया था 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। एक आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, और तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स होता है, मैंने आपको बताया था। तो पहला जो टाइप था काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट, उसमें आपको 2 प्रोसेस बताया था। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट 2 मेथड से हमारे बॉडी में होता है। पहला था डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो है वह है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। इसमें हमको 2 प्रोसेस पढ़ना है। पहला जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के सहायता से जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और दूसरा पढ़ना है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में आपको 2 आपके मैकेनिज्म पढ़ने हैं, एक तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज सबसे पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में पहला आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से पता चला ये भी आपका एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, हमने आपको पढ़ाया था डिफ्यूजन। तो ये एक प्रकार का डिफ्यूजन है, बट इट इज़ फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब इसको किसी के द्वारा सहायता मिल रही है, इसकी मदद की जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आसानी से आपके क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके जो लिपिड बाइलेयर की ये नॉन पोलर टेल होती है, या ये वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इससे आसानी से गुजर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है इसमें डिज़ोल्व होकर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। बट आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो, या आपके जो
बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मालिक्यूल्स या आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। छोटे मालिक्यूल तो निकल जाएंगे लेकिन बड़े मालिक्यूल नहीं निकल पाएंगे, या जो आपके पोलर मालिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के नहीं क्रॉस कर पाते। या अगर हम चार्ज्ड मालिक्यूल की बात करें, जो बड़े चार्ज मालिक्यूल होते हैं, आयंस होते हैं, वो भी आपके आयन चैनल के थ्रू नहीं जा पाते हैं। हाईली चार्ज्ड जो आयंस होते हैं वो भी आपके आयन चैनल के थ्रू नहीं जा पाते हैं। तो ये जो हाईली चार्ज्ड आयंस होते हैं या पोलर जो मालिक्यूल्स होते हैं, बड़े लार्ज पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप की आपकी प्रोटीन होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं, जो कि इसके डिफ्यूजन जो लार्ज पोलर एंड हाईली चार्ज जो मालिक्यूल्स या आयंस होते हैं उनको क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फैसिलिटेट करती है। कैसे फैसिलिटेट करती है कि इनका जहाँ इन सल्यूट्स या मालिक्यूल्स या आयंस का कंसंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा होता है उस तरफ क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होती है उससे बाइंड करती है और इसका शेप चेंज करती है, अपना शेप चेंज करती जाती है और इसको फाइनली दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छोड़ देती है। तो लाइक डिफ्यूजन इट इज ऑल्सो ए पैसिव प्रोसेस, ये भी हमारा पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी, सेलुलर काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। आपके मालिक्यूल अपने खुद के काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ मूवमेंट डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स इसमें भी आपके सल्यूट मालिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं जो कि आपके हाईली चार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, है ना, या बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, वो अपने क्या होते हैं, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट अकर्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए आपको बताया डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लगातार ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इसको पहुंचाती रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन। अब ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल लगातार साइटोप्लाज्म की ओर जो है मूव करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो है इस सल्यूट का जो है ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म दोनों में जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, मीन्स वो कंडीशन क्या हो जाएगी, उसमें जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है आपका बराबर हो गया तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो गया। अब क्या होगा, उस समय ये होगा कि ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में जिस रेट से लाती है उतने ही मॉलिक्यूल फिर साइटोप्लाज्म से वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने लगेंगे। ठीक है, मीन्स उस समय क्या होगा, रेट जो है इस मॉलिक्यूल का जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, फ्रॉम ECF टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू ECF बिकम्स इक्वल, वो हमारा इक्वल हो जाएगा और ये इस समय हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मुख्य रूप से ये जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसीलिए कहा जाता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है पहला स्टिफनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमने बताया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पर जितना ज़्यादा इन दोनों के तरफ जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कंसंट्रेशन का जो है डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रेट होती है उतना ही ज़्यादा होता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका जो होता है एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मौजूद हैं और कुछ है नहीं भाई, उसमें आपका आयन चैनल्स भी होते हैं, सबके अलग अलग स्पेसिफिक आयन चैनल्स होते हैं, तो इनकी भी संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं। तो वो जो संख्या है, अब आप इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके एक हमारी कोशिका है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मान लीजिए 100 आपके इस तरह के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो जब आपने स्टिफनेस खूब ज़्यादा रखा
इन दोनों के बीच में सल्यूट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज़्यादा रखा, चाहे जितना ज़्यादा रखें, लेकिन एक बार जब 100 के 100 आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स अगर ऑक्यूपाई हो गए, मतलब 100 जितने भी आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स थे जो उस सल्यूट को ले जा रहे थे, वो सब एक बार ऑक्यूपाई हो गए, उसके बाद और आप कंसंट्रेशन अगर डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे वो तो ऑक्यूपाई हो गए, एक साथ 100 आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स थे और 100 पर आपके 100 मॉलिक्यूल आपके सल्यूट के उस पर बैठ गए जाके। अब उसके बाद आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना भी बढ़ाएंगे तो वो स्पीड या रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। जब वो 100 के 100 ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अपने उस मॉलिक्यूल को लेकर के वापस जो है दूसरी तरफ जब छोड़ देंगे, उसके बाद फिर एक बार आपका 100 के 100 आपका करेंगे, तो एक ऐसा सैचुरेशन कंडीशन आ जाता है। सैचुरेशन जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, स्पंज लेते हैं, एक स्पंज जो होता है बाथ स्पंज नहीं, एक जो नॉर्मल फोम वाला स्पंज होता है, उसको आप पानी में डुबो दो तो जब वो पूरी तरह से पानी से सैचुरेट हो जाएगा, फिर उस पर और पानी डालेंगे तो आपका वो पानी और एब्जॉर्ब नहीं करेगा स्पंज, मीन्स एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है। इसी तरह से इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो रेट होती है उसका भी एक सैचुरेशन आ जाता है कि जब आपके 100 के 100 आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं सल्यूट मॉलिक्यूल से, उसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन में वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे, उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी आपका रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बढ़ेगा नहीं। तो वही होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होती हैं कितनी अवेलेबल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और उस समय जो रेट होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब आपका मैक्सिमम स्पीड जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो मैक्सिमम रेट हो सकती है, जब सारे के सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, उस समय जो रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम उसको बोलते हैं। उससे ऊपर फिर इस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से ऊपर आपका इसके स्पीड नहीं बढ़ सकती है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एक हमने हार्मोन सुना है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जानते होंगे आपका, जो हमारे पैंक्रियाज से निकलती है और इसका मेन क्या काम होता है, ये हमारा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, और आपने ये भी सुना है इंसुलिन की कमी से जो है या इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है या कम होता है, या जो पैंक्रियाज होता है वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको कौन सा बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, उसमें भी दो तरह का आपका आगे पढ़ाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो इंसुलिन का एक्चुअली काम क्या होता है? इंसुलिन जो हमारे पैंक्रियाज से निकलती है, पैंक्रियाज से जब निकलती है तो ये हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर इंसुलिन हार्मोन के लिए होता है, जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। तो ये जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इट आल्सो इनिशिएट या एक्टिवेट कह सकते हैं, इट इनिशिएट या एक्टिवेट द इंसर्शन ऑफ मोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मतलब ये इंसुलिन जो होता है जब आपके इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड कर देता है तो वो क्या एक्टिवेट कर देता है, वो बढ़ा देता है क्या, हमारी कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं उनकी संख्या को बढ़ा देती है। मीन्स उनकी संख्या जब इसमें बढ़ जाती है तब क्या होता है, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स अगर बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उस केस में क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो भी बढ़ जाएगा। मीन्स ये हमारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है एक्चुअली इन केस ऑफ ग्लूकोज इस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वो मैक्सिमम रेट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे, जिससे ज़्यादा और हमारा स्पीड नहीं हो सकता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की संख्या को बढ़ा देता है, 100 थे मान लो पहले,
अब जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड किया तो इसकी संख्या 200 हो गई। अब 100 से 200 हो गया तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम भी तो डबल हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को बढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअली ग्लूकोज इस तरह से फिर आपका जो भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है या आपका अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो बढ़ जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बढ़ जाता है। और यही इंसुलिन अगर आपका इसकी अनुपस्थिति हो, मतलब अगर अवेलेबल ना हो या अगर कोशिका इसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो कौन सी बीमारी होती है वो आप जानते हैं, दैट इज़ द डायबिटीज मेलाइटस, जो कि हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।